अच्छा होना होगा आपका इससे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। ओके, लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स का। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई बताएगा कि एक मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई चार्ज जो मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लग रहा फोर्स कितना होगा? फोर्स का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में सीखे हम। मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज QVB के ऊपर लग रहा फोर्स F इज इक्वल टू QVB, राइट? V क्रॉस, देख के नहीं बोलना है, खुद यार ट्राई करो, एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद होने चाहिए ना यार। इसलिए मैंने वो लास्ट वो आपको माइंड मैप दिया है कि एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रखो आप। F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, ये फोर्स लगा ऑन द पर्टिकुलर चार्ज, कोई सिंगल चार्ज के ऊपर। अब समझ लो कि यहाँ इस चार्ज की जगह में कोई वायर रख दूं, तो समझ लो मैंने कोई वायर रख दिया जिसमें से बहुत ज्यादा चार्ज पास हो रहा है, एक नहीं बहुत ज्यादा चार्ज पास हो रहा है, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगने वाला है। लेकिन यहाँ क्या होगा, हर एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो टोटल फोर्स होगा, वो टोटल फोर्स कितना होगा? तो सम ऑफ द इंडिपेंडेंट फोर्स एक्ट ऑन द सिंगल चार्ज। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल फोर्स ऑन द yes कंडक्टर, sir हम ये सिंगल चार्ज के ऊपर था, अब हमें कंडक्टर लेना है जिसके अंदर तो बहुत ज्यादा थाउजेंड्स करोड़ कितने पता नहीं है, तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स, ये सिंगल चार्ज के ऊपर हम एफ डैश लिखेंगे, तो टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो एन है, नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो भी मानो आप। ओके, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, इनटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है फोर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ये? yes सर। sir तो कॉमन लॉजिक के एक चार्ज के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो एन चार्ज के ऊपर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इसलिए एन इंटू एफ डैश हम कर देंगे। ओके, अब एन कितना है, एन कितना है तो वो फाइंड करते हैं। तो समझ लो ये जो कोई सिंगल वायर में लेता हूं, इस वायर के अंदर बहुत बड़ा वायर है लेकिन उसका थोड़ा सा भाग इतना एरिया लिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उस वायर का लेंथ एल है। ये जो वायर है, ये बड़ा सा वायर कंडक्टर, उसका छोटा सा पार्ट्स को मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ लिखा है, ड्रॉ किया हुआ है सॉरी। अब उसमें देख सकते हैं, जैसे समझ लो कि करंट पास हो रहा है इस साइड में, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज उसका ऑपोजिट चार्ज साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में पास होता है। अब इतने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी वायर है समझ लो, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया ले लेंगे और उसके ऊपर लग रहा फोर्स फाइंड कर देंगे, छोटे से एरिया के ऊपर लग रहा फोर्स फाइंड करते। तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो वो कितना होगा? तो यदि यदि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, याद रखो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ वॉल्यूम कितना है पता है किसी को? एल इंटू वी, सॉरी एल इंटू ए लिख सकता हूं मैं, लेंथ इंटू एरिया। तो एल इंटू yes sir ए मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एन और ये एल ए का, एन इंटू एल ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए मुझे एन इंटू एल ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए एन इंटू एल ए। अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू, जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ एफ इज इक्वल टू, एन की जगह मैंने एन एल ए लिखा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी। अब हम जनरल केस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए थीटा 90 हम डायरेक्टली नहीं लेंगे यहाँ, ओके, क्योंकि ये वायर जो है ऐसा जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे हो, ऐसे क्रॉस में भी हो सकता है, इसलिए थीटा थीटा ही रखेंगे। अब बच्चों यहाँ यदि हम एन क्यू वी, सॉरी एन ए क्यू वी को अलग कर दे तो बच्चे क्या, एन क्यू ए वी को अलग कर दो तो बच्चा क्या, एल बी साइन थीटा बच्चा यहाँ।
अब एन ए Yes, क्यू वी sir. इसका फॉर्मूला है, यदि चार्ज I इलेक्ट्रॉन I हो, यदि इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो एन ए ई वी डी, याद रखो एन ई ए वी डी, यहाँ चार्ज की जगह मैंने ई लिखा, तो ये किसका फॉर्मूला था? current I वेरी गुड, करंट का फॉर्मूला याद करो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ चार्ज की ए की जगह क्यू लिख लिया हमने, तो एन क्यू ए वी डी की जगह हम लिख देंगे करंट आई। एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा, क्योंकि करंट तो क्या है जनरली स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम उसको वेक्टर में तो एल एंड बी को, क्योंकि एल जो है वो हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया है डीएल जैसा, यानी कि थोड़ा पोर्शन कट करके लिए, इसलिए वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकता हूँ एल क्रॉस बी। यदि लिख सकता हूँ तो हाँ बोल दो। yes sir ये Yes, sir. वेक्टर फॉर्म में जनरल फॉर्मूला मिला आपको फोर्स का, और स्केलर फॉर्म में मिला आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। क्लियर है? जिसको मैं जनरली ऐसे याद रखने का ट्राई करता हूँ, बिल, बी आई एल, बिल। ओके, फोर्सफुली बिल दे दिया हमने किसी को, एफ इज इक्वल्स टू बिल। क्लियर है कि नहीं? आप अपनी हिसाब से Yes, याद sir. रखो, तो मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई कोई भी फॉर्मूला को थोड़ा रिदमिकली सेट करना तो याद रह जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला मिल गया, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रहा फोर्स का फॉर्मूला। कोई डाउट है इसमें? No, sir. अब समझ लो कि यहाँ फोर्स मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 हो तो, 180 हो तो कितना होगा फोर्स? थीटा 0 हो तो बोलो, बी आल ए Zero. साइन 0 0, तो फोर्स 0। क्लियर? नाउ यदि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? 90 degree थीटा 90 हो तो। ये केस आप इजीली देखो, जब भी क्वेश्चन 4 या 5 या सॉरी 4 या मार्क्स का पूछ ले, बड़ा मार्क्स, आपको ज्यादा कंटेंट ना याद हो तो ऐसे भी क्वेश्चंस को लंबा खींच सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक कंटेंट लिखनी है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन मेन कंटेंट लिखो तो भी मार्क्स मिलने के चांसेस है, तो यहाँ आंसर आएगा बी आई एल, मैक्सिमम फोर्स। ओके, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दो। ओके, पहले मैंने क्या किया, कोई सिंगल चार्ज के ऊपर लग रहा फोर्स लिया, जिसका फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी। ओके, कंपेयर करना साइड के भाग पे। ओके, मैं स्टेप टू स्टेप जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ चार्ज लिया, नंबर ऑफ चार्ज कितना था, तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम एल इंटू ए। कैसे आया वो मैंने समझा दिया आपको ये चीज से। ओके, ये आप एग्जाम में लिखो ना लिखो, एक्स्ट्रा चीज है ये, आपको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज पता चल गया। अब टोटल फोर्स, नेट फोर्स या टोटल फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू फोर्स ऑन द सिंगल चार्ज, एन एन एल ए फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। याद क्या रखना है, यदि समझ लो काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये भूल जाते हैं, सर इसमें से कौन सी वैल्यू अलग से निकालनी है, भूल जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद है, बी आई एल, तो आपको पता है इसमें से बी अलग निकालना है, एल अलग रखना है, बाकी सारी वैल्यू बची उसको कॉमन निकाल लो, जैसे यहाँ कॉमन निकाल देते हैं हम। समझ में आ रहा है सभी को? आपको फाइनल फॉर्मूला यदि याद होगा ना, फाइनल फॉर्मूला, ये फाइनल फॉर्मूला, इससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या रखना है। तो आपको फाइनल फॉर्मूला में पता है कि बी एंड एल आता है इसमें, तो बी एंड एल, तो उसको मैं अंदर रखूंगा। ओके, और बाकी सारी वैल्यू को बाहर रख देता हूं मैं। तो एन क्यू ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और यहाँ वी लिखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी लिखो, एक ही चीज है। तो टोटल फोर्स यहाँ इसकी जगह पता चल गया आई, तो आई एल बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस, सॉरी यहाँ बी कंपलसरी कैपिटल लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके, बोलो कोई डाउट है इसमें अब क्वेश्चंस के अंदर? No, sir. पक्का no ना? sir no ऐसे sir ऐसे स्टेप टू स्टेप जाओगे तो इजीली कोई थियरी याद रखेगी। ये तो मैंने लिखा डिटेल्स के अंदर, लेकिन ये मेन स्टेप है कि जैसे आप थियरी को याद रख सकते हो। ओके, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ है एल। ओके, इसमें से करंट पास हो रहा है आई, डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैं आई आई कैप लिखूंगा। ओके, अभी
वायर ऑफ लेंथ एयर कैरी द करंट आई। ओके, यहाँ सॉरी आई नहीं लिखूंगा हम, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एल को आई कैप में लिखेंगे। लेंथ है, करंट यहाँ एल में से ही पास होगा ना, इस वायर में से जिसकी लेंथ एल है, तो वायर का जो डायरेक्शन है उसको हम एक्स एक्सिस के पे लिख देते हैं। करंट आई, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट है पास हो रहा है जिस वायर में से, उस वायर को जिस फील्ड में रखा हुआ है उस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको, बी नॉट आई कैप जे कैप के कैप। फैक्टर याद करो थोड़ा सा, ओके, जानबूझ के क्वेश्चन यही लिया मैंने वेक्टर को रिवाइज करने के। ओके, और दूसरी चीज, कल आपका लेक्चर कितने कितने बजे है, जिससे मुझे वेक्टर का एक लेक्चर रखना है पूरे 2 घंटे का, 11th स्टैंडर्ड का, तो आपको भी एक रिवीजन हो जाए साथ में। ओके, ऑलमोस्ट 50% वेक्टर उसमें समझाने वाला हूं मैं। आपका कल लेक्चर कितने बजे होता है? सर कल एक केमिस्ट्री नो जानो टाइम नहीं की दो। जनरली केमिस्ट्री का लेक्चर 3 बजे से पहले हो जाता है ना, 5 बजे से पहले। यस सर, कब तक हो जाता है? और कल एना 5 પછી टेस्ट से गुजर पर। ओके ओके, तो कल 5 से 7 रख देते हैं, राइट? सकल टेस्ट भी है, मैथ्स भी। तो मैथ्स की टेस्ट पहले लिख दो ना। सही 4 થી 5 આપી દેશું। हाँ, ये जो कंपलसरी नहीं है, एटलीस्ट वेक्टर को एकदम डिटेल में सीखना है। 2 घंटे का पूरा लेक्चर, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा वेक्टर तो सिखा दिया, ग्राफिकल मेजरमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेड टेल वाली, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा न्यूमेरिकल बेस पे थोड़े क्वेश्चंस एंड एनालिटिक मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्पेशली जो बायोलॉजी वाले उसको तो मस्ट कंपलसरी अटेंड लेक्चर है। मैथ्स वाले को यदि वेक्टर आता है अच्छे से तो कोई जरूर नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी रिविजन करना है, क्योंकि फिजिक्स के लेवल पे जो वेक्टर है उसका, तो आप 5 to 7 में कल लेक्चर अटेंड कर लेना। ओके, मैं अपने हिसाब से अच्छा सा मटेरियल इकट्ठा करके पूरा लेक्चर को डिजाइन करने वाला हूँ आज, क्योंकि वेक्टर में जनरली हर एक स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इसलिए मटेरियल के साथ उस लेक्चर को मैं लूंगा, बाद में आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा, तो अपने हिसाब से परमानेंटली रखना, जिससे जब भी वेक्टर की रिविजन करना हो तो आप उसमें से देख के कर सको। ओके, चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड दिए, फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला बताइए आपको क्या है, आई एल क्रॉस बी। समझ में आया? यहाँ एक चीज ये भूल जाती है स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चंस में लिखा था करंट पास इन द कंडक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, means what, we have to take the length in the x directions, so that's why we just put I cap on the, okay, on the length, right? तो लेंथ आपको पता है एल आई कैप है, वो एक चीज याद रखनी है, बाकी तो इजी है। आई लेंथ कितना है, एल आई कैप, बी तो बी आई जे के। ओके, अब देखो एल बी एंड आई अलग अलग कर लेते, बाहर ले लेते, आई एल बी, अंदर क्या बचा, आई क्रॉस आई जे के, बाय वाले ध्यान रहो, आई एल बी, आई एल बी, आई इंटू आई 0, आई इंटू जे के, याद करो वो आई जे के, याद है सभी को ये रोटेशनल? हाँ, यस आई सर। आई 0 आई जे, आई इंटू जे तो सेम डायरेक्शन में है तो के, आई इंटू के तो वापिस आए ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस जे, तो ये आपका आंसर वेक्टर में। क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाँ सर। तो उसको काफी बार ऐसे भी लिखते हैं, ओके, लिख सकते हो आप आई एल बी और 0 1 आई जे, सॉरी 0 -1 1। क्लियर है ना? एक्स वाई एंड जेड, एक्स यानी कि आई कैप, वाई यानी कि जे कैप एंड के कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या होगा, कौन बोल पाएगा? चलो, ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड पता है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? √2 ILB। वेरी गुड। हमें खाली इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में तो आपको पता है कि आई स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आई तो 0 है, जे 1 है, -1 है तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 तो √2, और बाकी तो कांस्टेंट टर्म ही है आई एल बी। बोलो कोई डाउट? बी क्यों ऐसे हो जाता है हर बार? चलो, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो नो अब सर। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी एनसीईआरटी का।
4.1, ये फर्स्ट स्ट्रेट वायर ऑफ द मास 200 ग्राम, एक वायर है इसका मास कितना है 200 ग्राम, लेंथ है 1.5, कैरी द करंट, इसमें से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, उसको कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने रखा वो तुरंत हवा में चला गया, यानी कि हवा में, समझ सकते हो, उसके एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, थोड़ा हवा में। क्यों? शायद कुछ ऐसा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट से जनरेट हो रही है वो रिपल्सिव हो, और रिपल्सिव हो इसलिए एक दूसरे को रिपल्सिंग कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपने समझ लो एग्जांपल फॉर, ओके मेरा ये टेबल है, ओके यदि टेबल के ऊपर आप बैठे हो या टेबल है आपका, उसके ऊपर आप पेन रख रहे हो, लेकिन पेन और टेबल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, थोड़ा हवा में रहेगा, नीचे एग्जिट नहीं। या फिर आप ऐसा एग्जांपल कर सकते हो, मेट्रो ट्रेन, सॉरी बुलेट ट्रेन, याद है ना बुलेट ट्रेन, उसके जो व्हील्स होते हो एग्जैक्ट टच नहीं होते मैग्नेट ट्रेन के, एक थोड़े ऊपर रहते, पता है किसी को, पता है कि नहीं? नो सर। यस सर। मैग्नेट ट्रेन जो होती है ना, जो जनरली जापान में वैसा ये सारी कंट्री के अंदर होते हैं, उस ट्रेन की जो एकदम फास्ट ट्रेन होते, उसके जो व्हील होते हैं, राइट, वो एग्जैक्ट इसके ट्रेन की पटरी है ना उसके ऊपर टच नहीं होते, थोड़े से ऊपर रहते, क्योंकि रिपल्सिव है, क्योंकि जैसे टच होगी तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, ये हवा में चलती है एक्चुअली, ओके माइनर हवा, यानी कि आप देख भी नहीं सकते, इतना स्पेस होता है खाली, ओके क्योंकि वेट की वजह से एक्चुअली क्या होता है, वो ऑलमोस्ट टच होती है, लेकिन थोड़ा सा गैप रहता है, तो यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस पटरी के वजह से इसके ऊपर लग रहा है रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये जो है, ओके ट्रेन वो हवा में रहती है, सिमिलरली यहाँ भी ये हवा में रहती है। अब वो हवा में रहती है, उसका मीनिंग क्या, कि इसके ऊपर जो लग रहा रिपल्सिव फोर्स है वो, और उसके ऊपर लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वल होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो दोनों फोर्स एक हो गए मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था बोलो, BIL था कि नहीं? यस सर। इंटू mg, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फाइंड करना है, लगा दो फॉर्मूला mg अपॉन IL, सारी वैल्यू आपके पास है, क्लियर सभी को? मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा, इसलिए ना तो वो नीचे आएगी ना वो ऊपर जाएगी, एग्जैक्टली बीच में अटक जाएगी, और जो बीच में अटक गई इसका मीनिंग उसके ऊपर लग रहे दोनों फोर्स इक्वल है, क्लियर कि नहीं? वैल्यू डाल दोगे? सर क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 90 ली। थीटा 90 ले गया मैं, यहाँ कुछ यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो 90 डिग्री लेके ना, ओके। ओके क्लियर? यस सर। ओके चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ओके फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने लिया वो सिंगल करंट था, सिंगल कंडक्टर था, और सिंगल कंडक्टर के ऊपर लग रहा है फोर्स हमने डिराइव किया, क्या था बोलो, बिल ILB था कि नहीं, यस सर। यस सर। BIL। अब इसमें हमने यहाँ देखो ध्यान रखो, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ हमने क्या किया, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट लिया था ऊपर के केस में, याद है ना, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी कि नहीं, और उसमें हमने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी और की थी, याद है मैग्नेटिक फील्ड किसी और की थी, किसकी, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे यहाँ, ध्यान दो क्वेश्चंस में, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मैंने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की थे, मैंने बताया किसकी है क्या है, वो किसी और की होगी ना, इसके खुद की नहीं थी, ध्यान रखो। तो सिमिलरली यहाँ अलग किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो लग रहा है वो BIL है, तो उसमें करंट जो है वो इसका है खुद का, कंडक्टर का, लेंथ भी उसका उसके खुद के लेंथ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, किसी और की। समझ में आ रहा है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. F इज इक्वल्स टू BIL के अंदर I कंडक्टर का था, करंट कंडक्टर का था, लेंथ भी कंडक्टर की थी, लेकिन जो फील्ड है वो किसी और की थी। ओके, तो यहां हम वही चीज यूज करेंगे कि यहाँ सिंगल कंडक्टर नहीं, दो करंट है। मीन्स व्हाट, वी डू नॉट रिक्वायर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या होगा कि जैसे इस करंट के अंदर, समझ लो करंट I1 पास हो रहा है इसके अंदर से, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इसमें से करंट I1 पास हो रहा है, तो आपको पता है कि when the current pass in the conductor, it create the magnetic field around us and exert the force around it। पता है आपको, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में sir. मैंने समझाया था। Yes, sir. तो ये कंडक्टिंग वायर है, वो अपने आसपास क्या क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर समझ लो दूसरा वायर हमने रख दिया, किसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके। दूसरा कोई वायर ले लिया जिसकी लेंथ हम L ले लेते, जिसमें से करंट I2 पास हो रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम R ले लेते, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते R। तो क्या होगा, ये जो I है उसकी खुद की एक फील्ड जनरेट होगी। ओके, आसपास हम अभी टेम्पररी समझ लो, ऐसे मान लेते हैं एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से, R डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला करंट कैरिंग कंडक्टर का भूल गए यार, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. याद आया अब? म्यू नॉट I अपॉन 2πr, एटलीस्ट यार प्लीज फॉर्मूला तो लर्न करो। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट वायर की। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये, फर्स्ट वायर की। तो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है B1, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है B1। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं सेकंड वायर रख रहा हूं जिसके अंदर से करंट I2 पास हो रहा है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, किसके ऊपर, सेकंड वायर के ऊपर, ड्यू टू फर्स्ट वायर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या था, BIL था कि नहीं? अभी हम मैग्नीट्यूड भी लेके पैरेलल है तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन। हाँ बोलो। Nothing, sir. ओके, अब यहाँ हम फोर्स किसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं, ऑन सेकंड वायर। तो करंट किसका आएगा, सेकंड वायर का। लेंथ भी किसकी आएगी, सेकंड वायर की। अब इस वायर, फर्स्ट वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2πr है, तो वो आएगी फर्स्ट। क्लियर है सभी को? ये 1-2 का खेल कॉम्प्लिकेटेड हो, यदि उसमें घुस गए ना बाद में बाहर नहीं निकल पाओगे। क्लियर करना तो अभी क्लियर कर लो, भले 10 बार पूछना पड़े, लेकिन कंफ्यूज हुए एक बार तो बाद में ये थियरी को लर्न नहीं कर पाओगे। थियरी भी हो जाएगी, न्यूमेरिकल नहीं होगे बाद में इससे। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? Yes, sir. यहाँ B1 क्यों रखा, ड्यू टू फर्स्ट वायर। I2 किस लिए रखा, क्योंकि हमें सेकंड वायर के ऊपर लग रहा फोर्स फाइंड करना है। अब डाल दो वैल्यू, B1 की वैल्यू थी म्यू नॉट। यहाँ करंट कितना होगा बोलो, I1 होगा कि I2? I1. वेरी गुड। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इंटू I2 इंटू L, मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, ये मिला आपको फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब सिमिलरली सिचुएशन उल्टी कर दो। सेकंड के ऊपर फर्स्ट के ऊपर सेकंड का फोर्स, फर्स्ट के ऊपर। अब उल्टा करना है। अब यहाँ कौन है, ये जो वायर है उसका खुद का फील्ड होगा। फील्ड किसका है, फर्स्ट वायर का। किसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है, सॉरी फील्ड किसका है, सेकंड वायर का। किसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है, फर्स्ट के ऊपर करंट I1 इंटू L। ओके, पूरा का पूरा उल्टा देखो, B1 I2 L तो B2 I1 है। अब B2 कितना होगा बोलो, चलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर
म्यू नॉट Mu आई naught टू I2 upon 2 pi r. वेरी गुड, म्यू नॉट आई टू अपन 2 पर डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों के बीच का, तो वैल्यू डाल दो म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई आर इंटू आई वन इंटू एल। तो चेक करोगे तो वैल्यू फॉर्मूला सेम ही आया कि नहीं, देखो मैग्नीट्यूड हमने Yes, ली sir. थी तो मैग्नीट्यूड सेम ही आया, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम है। इससे क्या पता चला कि F21 इज इक्वल टू F12, लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड। अभी हम डायरेक्शन फाइंड नहीं किए, अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं। चलो, तो कॉमन लॉजिक है, डायरेक्शन क्या होगी, लगाओ अपना राइट हैंड थंब रूल्स, अपनी फिंगर देखो, I1 के ऊपर रखो, I1 के ऊपर थंब, I1 के ऊपर अपना थंब रखो, I2 के ऊपर फिंगर रखो। फिंगर कौन से डायरेक्शन में जा रही है, I1 के ऊपर थंब, I2 के साइड फिंगर, काउ फिंगर रखना है ऐसा, हाथ बता रहा हूं मैं, फिर एक मिनट, ऐसा 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 नहीं रखना, ऐसा रखना है। ओके, I1 ऊपर, I2 देखो कहां जा रही है, फिंगर कहां जा रही है, I2, अरे यार बोलो यार, नहीं पता चला, हेलो, ये करंट I1 है, इस पॉइंट पे मुझे फिंगर रखनी है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, तो बोलो फिंगर कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पी पॉइंट पे, नीचे के ऊपर, इनसाइड है यार, वो तो वो पूछ रहा था कब से। अब वही चीज उल्टी कर दो, वही चीज उल्टी, यहां करंट I2 पास हो रहा है, यहां आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब यहां I1 है कि नहीं, I1 इस साइड है ना, लेफ्ट साइड। अब रखो, चलो I2 थंब आपका रखो, थंब रखो आप I2 की डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब, फिंगर देखो कहां आ रही है, Outside. आउटसाइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों opposite direction. वेरी गुड। तो वैल्यू सेम है, लेकिन यदि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, याद करो। ओके, क्लियर सभी को, Yes, sir. पक्का, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। चलो, करंट I1 I2 दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर है, दोनों में से करंट I1 एंड I2 पास हो रहा है। I2 के ऊपर I1 की वजह से लग रहा है फोर्स F21 है, 2 के ऊपर 1 की वजह से, तो 1 की वजह से यानी कि 1 की फील्ड लेनी है और करंट और लेंथ लेनी है सेकंड की, समझ में आ रहा है। सिमिलरली 1 के ऊपर 2 की वजह से, 2 की वजह से, वजह किसकी है, 2, यानी कि फील्ड आपको सेकंड की लेनी है, करंट आपको फर्स्ट का लेना है। अब बार में वैल्यू डाल दो, फॉर्मूला तो बी का तो पता ही है आपको, वैल्यू फॉर्मूला याद रहते रखो, वैल्यू चेक करोगे तो दोनों सेम मिल रही है, और डायरेक्शन चेक किया तो ऑपोजिट मिल रही है। तो आपकी ये थियरी क्लियर हुई, कोई डाउट है इस थियरी में, No, sir. फॉर्मूला क्या आया बोलो। अब देखो, ये तो हमने लिया F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, यहाँ क्या था, इन्फिनिटी वायर था कि नहीं है, ये तो हमें टेम्पररी लेंथ ए ली थी भी समझने के लिए। अब जरूरी नहीं कि हर बार लेंथ एल ही होगी, तो हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, जिससे हमें वो एवरेजली हर एक फॉर्मूला में अप्लाई कर पाए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला बोलो, डिवाइड बाय एल कर दो, ये फॉर्मूला से एल एल कट हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी मिलेगी आपको, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। बोलो, कोई डाउट है किसी को, No, sir. अब देखो एक इंटरेस्टिंग और IMP MCQ में गारंटेड पूछते हैं ये चीज कि भाई करंट जो पैरेलल पास हो रहा है, करंट यदि वो पैरेलल पास हो रहा है तो जो फोर्स होगा, फोर्स वो रिपल्सिव होगा, समझ में आ रहा है। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि एंटी पैरेलल है,
तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। याद रख लो, मोस्ट आईएमपी चीज है, बहुत काम आने वाली है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? पैरेलल तो No. रिपल्सिव, पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन तो रिपल्सिव, ऑपोजिट डायरेक्शन तो अट्रैक्टिव। क्लियर? नाउ अब देखो, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। एक मार्क्स का सबसे एमपी क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक मार्क्स के लिए, कि डिफाइन द क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। ध्यान दो बच्चों, 1 एम्पियर की डेफिनेशंस बनानी है इस फॉर्मूला से। अब इस फॉर्मूला, अब वो आप यूज करोगे ना भाई, इफ चार्ज इज पासिंग इन 1 कूलम इन 1 सेकंड देन करंट विल बी 1 एम्पियर, तो रॉन्ग हो जाएगा। इस चैप्टर्स के लिए, इसी चैप्टर्स के लिए 1 एम्पियर, क्योंकि ये एम्पियर अलग है और वो एम्पियर अलग है। समझ में आ रहा है सभी को डेफिनेशन? तो इसमें डेफिनेशन, किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर दो प्लीज। चलो, तो इसकी डेफिनेशन बनानी तो कुछ इस हिसाब से बना सकते हैं। 1 एम्पियर की म्यू नॉट I1 I2 1 एम्पियर ले ले इस फॉर्मूला में, तो I1 I2 1 एम्पियर ले लेते हैं हम। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही लिखना है। चलो, तो यही फॉर्मूला काम आएगा इसमें। I1 I2 1 एम्पियर ले लेते हैं। रेडियस यानी कि जो डिस्टेंस है, ध्यान रखो यहाँ रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम 1 मीटर ले लेते हैं। जब दो वायर, याद रखो 2 वायर है, 2 वायर, 2 पैरेलल लॉन्ग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा बोलो तो? I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1, 2 इंटू पाई इंटू 2 into 10 raised to minus 7. तो म्यू नॉट कितना हुआ? 4 पाई हुआ, इंटू 10 raised to minus 7, नीचे 2 पाई हुआ, पाई पाई कट, 2 2 जा कट, तो 2 इंटू 10 raised to 7। तो जब करंट को 1 एम्पियर लिया, ये क्योंकि हमने डेफिनेशन बनानी है इसलिए एम्पियर की ही डेफिनेशन बनानी थी, हम 1 एम्पियर टेम्पररी ले लेते। डिस्टेंस 1 मीटर लिया, तो जो फोर्स लग रहा है 2 पैरेलल वायर के बीच में, तो फोर्स यदि 2 इंटू 10 raised to minus 7 हो, तो जो पास हो रहा है, करंट जो पास हो रहा है वायर के अंदर, वो कितना होगा? 1 एम्पियर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। व्हेन 2 parallel long wire are put in the magnetic field and the force act on the each others are 2 into 10 raised to minus 7 newtons, then the current pass in the both wire will be 1 ampere. Clear सभी को? સર આપણે Yes, ડિફરન્શિએટ sir. કેવી કરશો કે કયો એમ્પિયર પૂછ્યો છે? So આપણે ડિફરન્શિએટ કેવી કરશો કે કયો એમ્પિયર પૂછ્યો છે? ગમે તે પૂછ્યું, આપણે તો 1 એમ્પિયર, બંનેમાં 1 એમ્પિયર જ કરંટ પાસ થશે। ખ્યાલ આવ્યો? અરે એમ નહીં સર, આપણે ઓલો તમે કહો છો ને કે આ ચેપ્ટરમાં 1 એમ્પિયર એટલે આ વાળું લખવાનું, ઓલામાં બીજું વાળું એમ। એ તમને કહેશે કે ભાઈ કોઈ એવો હિન્ટ આપી દેશે કે ભાઈ અકોર્ડિંગ ટુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ઓકે, ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, એવું જનરલ ડેફિનેશન આપશે તમને। ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે સર। એટલે એ તમને ડેફિનેશન ઓફ, અને 1 એમ્પિયર ડેફિનેશન પૂછે એટલે આ જ લખવાની, કારણ કે તમારા 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આ જ વેલિડ છે। ઓકે, સૌથી વધારે યુઝ तो पता चला। इसमें आपको ऑलरेडी आपको दे देंगे कि डिफाइन द 1 एम्पियर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यदि डिफरेंशिएट यानी कि आपको ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है तो आपको वो लिख देना। लेकिन मैं रिकमेंड ये कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये जो आईएमपी सबसे बड़ी आईएमपी टॉपिक है, ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो शायद कोई टीचर ऐसा हो और ये वो ना चलाए तो, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपका टारगेट 95 प्लस है, तो आपको बहुत डेफिनेशन लिख देनी यदि क्लैरिफाई नहीं किया है तो। क्लियर? क्लियर ना? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। गुजरात बोर्ड की बुक्स का एक न्यूमेरिकल है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कुछ है कि एक इन्फिनिटी वायर है जिसमें 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है, उसके बाजू में 4 मीटर दूर एक वायर में रख रहा हूं जिसमें से करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर, और वो जो वायर है उसकी लेंथ है 2 मीटर। ये समझ में आ रहा है?
वैल्यू कौन कौन सी दी है, बोथ करंट I1 I2 4 एम्पियर, डिस्टेंस R 4, लेंथ ये जो दूसरा वायर है उसकी लेंथ आपको दी है 2। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? तो मुझे क्या Yes, फाइंड sir. करना है, तो फाइंड करना है तो फोर्स ऑन द सेकंड वायर, यानी कि इसके ऊपर लग रहा है फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 लेंथ उसकी जो जिसका फोर्स फाइंड करना है जिसके ऊपर उसकी लेंथ ले ली अपॉन फॉर्मूला आएगा 2 पाई r। म्यू नॉट तो पता ही है 4 पाई 10⁻⁷ करंट 4 एम्पियर लेंथ है 2 मीटर 2 इंटू पाई इंटू सॉरी डिस्टेंस है 4 मीटर। तो सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। अब यहाँ ऐसा भी पूछा है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या लिखोगे? 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का समझ लो, इसके 2 मार्क्स भी नहीं। रिपल्सिव। रिपल्सिव। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं ना इसमें? नो सर। ओके। एक टेक्स्ट सॉरी पीडीएफ फाइल जो है ना उसमें शायद भूल है मेरी, एट्रैक्टिव लिख लिया मैंने, तो आप चेंज कर लेना। ओके, बाद में आप समझ लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, 1 मिनट। ओके, थोड़े से आईएमपी क्वेश्चंस है, हम उसके सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका आंसर कैसे आता है वो मैं आपको शॉर्टकट हिंट बता देता हूँ। उससे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और मुझे खाली 2 नाम ऐसे दो जो फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर थे और अभी नहीं है, यदि आपके ध्यान में हो तो। कोई कनिष्क था फर्स्ट लेक्चर में? यस सर। कनिष्क अभी है? नहीं है ना? ओके। दूसरा कौन था, है कोई ध्यान में दूसरा ऐसा? महेंद्र है सर मैं तो है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा वो तो बाद में। चलो एक आईएमपी नोट्स, आईएमपी टिप्स में देता हूँ एमसीक्यू के लिए कि भी कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है, चाहे क्लोज्ड फिगर ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, ओके, लेकिन वो कौन यूनिफॉर्म क्लोज्ड फिगर, यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म में कोई वर्ड नहीं मिल रहा था, मैं पैम्पलेट में लिख रहा था ना तब, सिमेट्रिकल। ओके, अभी वो भी चेंज कर देना पैम्पलेट्स के अंदर कि मैंने यूनिफॉर्म लिख लिया है भूल से। ओके, तो सिमेट्रिकल वर्ड तब नहीं आ रहा था और जल्दी था, तो सिमेट्रिकल कोई भी फिगर हो, सिमेट्रिकल फिगर। ओके, मैं आपको भूल जाऊं इससे पहले मैं बता दूं, कल 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में, ओके, पॉसिबल हो तो 11 से 12 के बीच में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की हार्ड कॉपी लेके जाना। ओके, मैंने जेरोक्स करवा ली है, पॉसिबल हो तब उसमें से रीड करना जिससे आपकी आंखों में दिक्कत ना हो। हार्ड कॉपी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की, एंड ये जो माइंड मैप था उसकी भी मैंने प्रिंट निकाली है। तो फिजिक्स की ये तीन मटेरियल आप भूले बिना क्लासेस पे से ले जाना। ओके, 11 से 12 बजे के बीच में। चलो, तो सिमेट्रिकल कोई भी फिगर हो उसका फोर्स होता है नेट फोर्स में बोलो वो 0 होगा। वो क्या होगा? 0 होगा। कैसे? चलो हम बात करते हैं। समझ लो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट पास हो रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, पता है ना, क्रॉस हो तो इनवर्ड है, डॉट हो तो आउटवर्ड। अब लगाओ, चलो लो लगाओ इसके ऊपर, ये ए बी सी एंड डी, फोर्स की एडी के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? लगाओ, चलो राइट एंड पाम रूल्स लगाओ, राइट एंड पाम रूल लगाओ, फोर्स की डायरेक्शन। देखो, आप लगाओगे तो फिंगर आपकी नीचे की डायरेक्शन में, फिंगर नीचे है अंदर घुसती हुई स्क्रीन के, करंट ए डायरेक्शन में यानी कि ऐसे है, ऐसे, यानी कि आपका थंब ऐसे है, तो पाम कहां दिख रही है? देखो आप, पाम नीचे है ऐसे,
लग रहा है ना फोर्स पाम की डायरेक्शन? अरे यस और नो आंसर दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड नीचे है, करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड नीचे है, तो फोर्स की डायरेक्शन देखो इस साइड पाम खुल रही होगी। सिमिलरली यहाँ ऊपर, सिमिलरली यहाँ ऐसे, तो आप देखोगे ऊपर नीचे आजू बाजू में हर एक डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 0। सिमिलरली यहाँ ऐसे ही फिगर है ए बी सी, इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, डायरेक्शन देख लेना बाद में पाम रूल यूज करके, और इसका यहाँ लगेगा। तो वेक्टर लॉ याद है ना, इसका और इसका रिजल्टन यहाँ आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो उसको हटा देते हैं, और एक नीचे है ये वाला, और ये दोनों का रिजल्टन ऊपर लगा, तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। सर्कल में भी ऐसा ही होगा, वैसे पॉसिबल नहीं लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स करो। इसकी एग्जैक्ट ये डायरेक्शन, तो यहाँ एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ये एग्जैक्ट ये डायरेक्शन में, तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं? हर एक पॉइंट का उसका रिजल्टन और ऑपोजिट वेक्टर होता है सर्कल के अंदर, तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे आपको, एमसीक्यू में मैंने गारंटेड बहुत सारे एमसीक्यू देखे इस टाइप के, कोई भी पूछे तो आंसर क्या होगा? आंखें बंद करके क्या कर देना है? फोर्स 0 करना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला वो कि सिमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए। ओके, सिमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, अभी तक हमने ऐसा देखा कि करंट यहाँ ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, अब समझ लो दूसरा वायर है ऐसे नहीं है और उसकी जगह ऐसे रख दिया, तो दूसरा वायर ऐसे रख दिया, तो एमसीक्यू में जेडब्ल्यू नीट के अंदर पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो उस केस में आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सेकंड वायर के ऊपर फोर्स, मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, उसका डेरिवेशन अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रख लेना। ये क्लियर? मैंने पैम्पलेट में लिख लिया है फॉर्मूला, डेरिवेशन अभी नहीं सिखा था लेकिन याद रख लेना ये फॉर्मूला। तो उसके ऊपर लग रहा है फोर्स उतना होगा, और यहाँ टॉर्क लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो जो लग रहा है टॉर्क उसका फॉर्मूला है म्यू1 म्यू0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई। बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? डाउट यानी कि रट ले लेना है, ओके, कुछ समझना नहीं है इसमें, खाली फिगर याद रखना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में आता है, इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं समझाया, कोई काम का भी नहीं है डेरिवेशन इसका। ओके, बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। फॉर्मूला याद रखना है। तो आज के लेक्चर्स में कौन कौन से चैप्टर का टॉपिक कवर किए देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सिंगल चार्ज के ऊपर लग रहा है फोर्स, बाद में नंबर ऑफ चार्जेस उससे मल्टीप्लाई किया, बाद में QA को हमने I के फॉर्म में लिख दिया, तो फॉर्मूला मिल गया ILB। बाद में एक न्यूमेरिकल लिया था IJ के, एक वेक्टर वाला। दूसरा एक टॉपिक था एक्सरसाइज का mg, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया था पैरेलल करंट कंडक्टिंग वायर I1 I2 म्यू0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई r। तो सेम जिसका जितना फोर्स सेकंड के ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स 1 के ऊपर लगेगा। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ मैंने बताया, ध्यान रखना। यदि सेकंड के ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो फर्स्ट की फील्ड लेनी है, और फर्स्ट के ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो सेकंड की फील्ड लेनी है। ध्यान रखना, खुद की फील्ड नहीं लेनी है। I2 के ऊपर फाइंड करना है फोर्स तो I1 की फील्ड लेंगे, यहाँ B1 लिखेंगे, एंड 1 के ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो B2 की फील्ड लिखेंगे। बाद में फॉर्मूला आपका सेम ही मिलेगा। डायरेक्शन कैसा लगा ये मैंने आपको बता दिया था। एंटी पैरेलल पैरेलल का याद रखना है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेशन खुद बना पाओगे आप। एक न्यूमेरिकल ले लिया था गुजरात बोर्ड का, और बाद में ये क्लोज्ड सर्किट क्लोज्ड फिगर वाले फोर्स 0 होता है वो निकाला। और लास्ट टर्म में यदि कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट हो, करंट कंडक्टिंग वायर ऐसे अरेंजमेंट हो, एक सीधा और एक उल्टा, तो इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, इसके ऊपर लग रहा है टॉर्क, का फॉर्मूला ये आता है। ओके, फिर कोई डाउट अब किसी को? नो सर। पक्का? होमवर्क के अंदर कंपलसरी 2 टाइम्स ये टॉपिक लिख देना है, और 12 बजे से पहले